नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए बिहार के फॉर्मर डीजीपी अभयानंद। जी हां, ये वो नामचीन शख्स हैं जिन्होंने बेहतरीन पुलिसिंग भी की है और साथ साथ एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट होने के साथ इन्होंने दुनिया में खूब नाम भी कमाई है। मैं आपको बता दूं कि ये सुपर 30 के जनक भी कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी किताबों में उन तमाम सारी बातों का जिक्र किया है जिनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन तमाम चीज़ों को लिखने में कितना वक्त लगा और उनका एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। क्योंकि अगर हम सब टाइटल की बात करें तो उसमें ये लिखते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग एंड सुपर 30। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इनसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सुपर 30 बहुत ही सेलिब्रेटेड कॉन्सेप्ट रहा। अगर आप दुनिया के स्तर पर कहें, राष्ट्रीय स्तर पर कहें, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया, इस पर सिनेमा भी बना और आपके इस प्रयास को बहुत सराहा भी गया। लेकिन किताब मैंने पढ़ी और उसमें कुछ जगह पे मुझे दिखाई पड़ा कि आप थोड़ा सा, आपके अंदर डिसइल्यूजनमेंट था। मतलब थोड़े आप कहीं पे निराश इसलिए दिखे क्योंकि टीचिंग आपके लिए पैशन था और कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशन बन गया। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। आज कोचिंग का ये हसर हो चुका है कि ये कमर्शियलाइज हो चुका है और कोटा जैसे जगह में बहुत लोग सुसाइड भी किए हैं, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। मैं आपसे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में समझना चाहूँगा कि क्या इस हद तक कमर्शियलाइजेशन आपको लगता है कि ये ठीक है? अगर आप वन वर्ड आंसर चाहते हैं तो एजुकेशन कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा नेक चीज़ है जो मिनिमम कॉस्ट पर सोसाइटी को मिले, और यही कारण था कि शिक्षा का दायित्व संविधान में भी सरकार को दिया गया था। लेकिन फिर भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्रोलिफरेट कर गए, बहुत बड़ा एरिया उन्होंने पिकअप कर लिया। सुपर 30 एक प्रयोग था जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता था कि क्या समाज की समस्याओं का निराकरण केवल सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार ने अपने दायित्व को बहुत लंबे अरसे तक निभाया और उसमें खामियां दिखाई पड़ी, बोथ एरियाज, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो क्या सरकार ही कर सकती है या समाज भी अपने प्रयासों से उसमें सहयोग दे सकता है? तो सुपर 30 एक कॉन्सेप्ट था जो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था। मैं भी इस प्रश्न का उत्तर उसी के माध्यम से ढूंढ रहा था, यद्यपि कि बड़े पैमाने पर नहीं था। लेकिन मुझे जो उत्तर मिला वो था कि निश्चित रूप से समाज अपनी समस्याओं का समाधान कुछ हद तक अपने स्तर से भी कर सकती है। मैं आपसे इससे आगे बढ़ के पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने मगध 30 के बारे में भी सुना है, काफ़ी गरीब बच्चे वहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि जो एक ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए कहा जाता है कि वो काफ़ी पिछड़ गया है और इसलिए वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहा है। आपने उनको भी पढ़ाने के लिए एक रहमानी 30 की शुरुआत की। इन दोनों के साथ आपका एक्सपेरिमेंट्स कैसा रहा? क्योंकि एक बेहतर पुलिस होने के साथ साथ, क्योंकि मैं पुलिसिंग पर बाद में चर्चा करूंगा, फिर उसके साथ साथ आप कैसे फिजिक्स की कोचिंग दे पाते थे, कैसे इतने गरीब बच्चों को मोटिवेट कर पाते थे जिनके पिता रिक्शा पुलर थे या सब्जियां बेचा करते थे, और अभी भी उन कार्यों में आप लगे हुए हैं। तो ये कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिलता है और उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं जिनके लिए गरीबी एक अभिशाप बना हुआ है? ईश्वर की कृपा से अर्थ का भाव जो एक आम आदमी को, एक आम परिवार चलाने के लिए ज़रूरत है, वो नहीं है। चूँकि पेंशन मिलता है और पत्नी भी डॉक्टर हैं, तो इश्यूज़ नहीं था आर्थिक। तो एक खुशी मिलती थी, एक प्रयोग करके अगर सफलता मिलती है तो अच्छा लगता है। ये
कॉन्सेप्ट मेरे मन में हमेशा से रहा था, एक भावना मेरे मन में हमेशा से रही थी कि अगर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को रास्ता मिल जाए तो समाज का बहुत भला होता है। और आपने जो भी नाम लिया मगध सुपर 30 या रहमानी 30, ये सब उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ा करके उनको सफल देखने की जो इच्छा होती थी, उसी का ये फल था कि ये दोनों प्रयास चले और दोनों प्रयास आज बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुँचे। मैं रहमानी 30 की इसलिए बात कर रहा हूँ कि क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा है। इसके लिए दोनों तरह की बात हो रही है। सर्वे करना एक बात है, लेकिन उनको कैसे मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसके लिए सरकार के पास क्या रूपरेखा है, इसका कुछ पता नहीं है। पर आपने डायरेक्ट कंस्ट्रक्टिव काम किया। रहमानी 30 में आप उन मुस्लिम्स बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं जो कि आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये अर्थ का जो अभाव होता है, गरीब बच्चे वो कैसे आते हैं? फिर आप अकेले तो पढ़ाते नहीं होंगे, बहुत सारे टीचर्स भी आते होंगे, तो उनका योगदान किस तरीके से होता है? और फिर आपने रहमानी 30 के जरिए कितने मुस्लिम्स बच्चों को आईआईटी और तमाम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में भेजा है? आपके प्रश्न का अंतिम पार्ट था कितने, वो संख्या तो अब मेरे याददाश्त से बाहर हो गई है। बहुत बड़ी संख्या है और वो बहुत सार्थक प्रयास हो रहा है। जहाँ तक अर्थ का सवाल है कि उनको अर्थ कहाँ से आता है, उनके समाज के लोग देते हैं और उससे हमारा कोई वो अर्थ और उसका कैसे व्यय हो रहा है, एज आई कीप सेइंग, जितने भी सुपर 30 चल रहे हैं उसके फाइनेंशियल मैटर्स में या उसके मैनेजरियल मैटर्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसमें हम इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाया कैसे जाए। और मुझे जहाँ तक स्मरण है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं या रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के लोग आकर के समझ रहे थे कि ये 3-4 फ्लैट में रख करके इन बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को, फ्लैट्स है वो सब, उसी में रहते हैं, खाते हैं और पढ़ते हैं और आईआईटी में निकल भी रहे हैं। तो आई विल नेम द यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक टीम आई थी वहाँ समझने के लिए कि ये कैसे हो जा रहा है। हमारा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट, वहाँ से इंटरमीडिएट करके लोग नहीं निकल पा रहे हैं और यहाँ से बड़ी संख्या में निकल जाते हैं। आई मेड इट ओपन कि आप देखिए आकर के, समझिए। वो लोग 3-4 दिन रह के देख करके गए, पता नहीं क्या समझे नहीं समझे, ये आइडिया हमको नहीं है। आई एम श्योर कि कुछ समझे ही होंगे। तो इशू यही है कि बड़ा बिल्डिंग बना देने से या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देने से उसमें एजुकेशन नहीं होता है। लोग पेड़ के नीचे भी बैठ कर के पढ़ लिए हैं। तो यहाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 3-4 फ्लैट में रह करके लोग पढ़ रहे हैं और निकल रहे हैं वहाँ से। तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो है पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आप फिज़िक्स कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, मैथ्स कैसे पढ़ें, ये गाइड मैं कर रहा हूँ। आईआईटी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, ये मैं गाइड कर रहा हूँ। और वो जो पैसा आता कैसे है और खाना क्या खिलाया जा रहा है या रह कैसे रहे हैं, ये मेरा कंसर्न नहीं रहता है। ठीक है, तो एक पार्ट तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, जो आपने लिखा भी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग इन सुपर 30। तो सुपर 30 की चर्चा कर ली, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपने इस किताब में एक शब्द का प्रयोग किया है, पॉलिटिकल लायबिलिटी। आप डीजीपी बने थे और आपको सीएम ने डीजीपी बनाया और आपने कहा कि जब मैं आपको पॉलिटिकल लायबिलिटी दिखने लगूंगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ये पद छोड़ दूंगा। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये आईएएस और आईपीएस ये ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं। मेरे ख्याल से आर्टिकल 312 में इनको बहुत ज़्यादा ताकत भी, बहुत मजबूत भी बनाया गया है। आफ्टर ऑल, आप जैसा डेकोरेटेड ऑफिसर जो कि तमाम चीज़ों के लिए जाना जाता है, मैं आपके ज़रिए ये समझना चाहूँगा कि क्या ऑफिसर वाकई पॉलिटिकल लायबिलिटी हो सकता है, या
पॉलिटिकल लायबिलिटी नहीं होने के बाद भी वो पॉलिटिकल एसेट हो सकता है, या इन दोनों से इतर भी हो सकता है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? आप गौर करेंगे, ये जो वाक़या आप जिक्र कर रहे हैं ये उस समय का है जब मैं डीजीपी था, एंड नो अदर पोस्ट, व्हेन आई से नो आई मीन नो अदर पोस्ट, वो एएसपी से लेकर के किसी दूसरे डीजी वाले पद के लिए। क्योंकि डीजीपी एंड चीफ मिनिस्टर के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप रहता है जो कॉन्टीन्यूअस होता है। उसमें अगर आइडियली आप देखेंगे तो एक चीफ मिनिस्टर बिल्कुल पॉलिटिकल पोस्ट है, दूसरा कोई एस्पेक्ट उसमें रहता ही नहीं है। और आइडियली आप देखेंगे तो डीजीपी भी प्योरली पुलिस पोस्ट है, उसमें कोई दूसरा अंग नहीं होता है, अंश नहीं होता है, वो पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। और चीफ मिनिस्टर भी डीजीपी नहीं हो सकता, वो पुलिसिंग नहीं करता है। ही डज़ पॉलिटिक्स एंड द डीजीपी डज़ पुलिसिंग। लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि वो दोनों को एक साथ, अगर हम बिहार की भाषा इस्तेमाल करें तो एक दो एनिमल्स जैसे पुल करते हैं इसको, बैलगाड़ी को, उस तरीके से वो चलता है। बोथ हैव टू वर्क इन यूनिसन। और डीजीपी को बनाता भी चीफ मिनिस्टर है और हटा भी चीफ मिनिस्टर ही देता है। तो इसलिए उनको ये, द थर्ड एस्पेक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ the chief minister is liable to the people. He is elected by the people and he is liable to the people. He is answerable to the people. The DGP is not answerable to the people. वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन है इन रियल टर्म्स, बट आइडियली दे हैव टू मूव ऑन। अगर दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड हो जाएगा फॉर एनी रीज़न, देन द आउटपुट विल नॉट बी एज गुड, बढ़िया नहीं होता है वो। और वाई शुड पीपल सफ़र? क्योंकि जनता तो चीफ मिनिस्टर से पूछती है कि ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, वो डीजीपी से नहीं पूछती है। एंड देयरफॉर आई टुक अ डिसीजन कि उनको मैं बता दूं कि आपके साथ अगर आपको परेशानी होती है हमको आप बता दिया कीजिएगा कि ये दिक्कत है, एंड देन आई विल क्विट। ये मैंने लिखा उसमें, और यही रीज़न था उसके पीछे। इट वाज माय कॉन्शियस डिसीजन दैट आई टोल्ड हिम, मैं आप बता देंगे, जिस स्टेज पर आप बता देंगे उसी स्टेज पर आई विल क्विट। मैं इससे आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आपने इशारा जरूर किया और आपने ये भी लिखा है कि जो लोग हटाने में थे उनका शायद वोट बैंक इफेक्ट हो सकता था। तो क्या आपने जानबूझकर के नाम नहीं लिया? और साथ ही साथ इससे आगे मैं सवाल करना चाहूँगा जो कि आपने इस किताब में मेंशन किया है, और चूंकि आप 3 साल वहाँ डीजीपी भी रहे हैं, बिहार की मेजर समस्या है कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स। आप जैसे बुद्धिजीवी नौकरशाह इस विषय पर खुलकर क्यों नहीं बोलता है? क्या ऐसा माना जाए कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में आप पढ़ना नहीं चाहते? मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं, और देयर इज़ नो पॉइंट। हमको कंट्रोवर्सी करने से ना पॉजिटिव मिलना है ना नेगेटिव मिलना है। क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना है, मुझे वोट नहीं मांगना है, मैं हाथ नहीं जोड़ना चाहता हूँ किसी के भी सामने, वो जनता ही क्यों नहीं हो, कि मुझे वोट दीजिएगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। देन देयर इज़ नो पॉइंट। बट देन द कॉन्सेप्ट जिसको हमने जस्ट अर्लियर क्वेश्चन में डेवलप किया है कि दोनों को साथ सोचना होगा, चलना होगा, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन मिल करके होता है। एग्जीक्यूशन तो पुलिसिंग का डीजीपी ही करता है, वो चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ पॉलिसी बना सकता है, वो बैठक कर सकता है, वो डिस्कशन कर सकता है, वो अपनी बातें बता सकता है। लेकिन जब डिसीजन हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन थ्रू द डिपार्टमेंट हैज़ टू बी डन बाय द डीजीपी, एंड देयरफॉर इफ़ द टू आर नॉट फंक्शनिंग इन यूनिसन देन देयर इज़ नो पॉइंट। तो फिर जनता को सफ़र नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली द चीफ मिनिस्टर विल नॉट क्विट, देयरफॉर द डीजीपी शुड क्विट। एक चीज़ जो बार बार आता है, क्योंकि बिहार को लेकर के अगर मैं बात करूं बीमारू स्टेट का,
तो बीमारू स्टेट में बिहार का नाम सबसे पहले आता है। बाकी राज्य इस परसेप्शन को, जो कि अंडर डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस का है, उसको तोड़ने में बहुत हद तक सफल रहे। आपको क्या लगता है कि बिहार जैसा राज्य इतने साल बाद भी इस परसेप्शन को क्यों नहीं तोड़ पाया? मैं नहीं कहता और बाकी राज्यों ने कोई पैराडाइम शिफ्ट कर लिया है, लेकिन बिहार जैसा राज्य इस परसेप्शन को क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि आप बतौर डीजीपी भी आपने बिहार को देखा है और उसके बाद भी आप देख रहे हैं। एक मैं आपको एनेक्डोट बता सकता हूँ। एनेक्डोट नहीं है, वो एक्चुअल इंसिडेंट है, एपिसोड है। कुछ एनआरआईज आए थे बिहार में समझने के लिए इनिशियल स्टेजेस में कि अब जब सरकार बदली थी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ किया जा सकता है कि नहीं। एंड आई वाज आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट टू टॉक टू देम टू अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट। मैंने पूरे दिन बात की और मेरे लिए रेवोल्यूशन था कि ये कैसे सोचते हैं। जब उन्होंने हमें बताया कि मेरा इम्प्रेशन यही था जो सबों का था कि लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब रहेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ये बड़े इन्वेस्टर्स थे जो बाहर से आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास बिहार में बिहार गवर्नमेंट के बजट से ज़्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है हमारे लॉ एंड ऑर्डर में। अगर किडनैपिंग हो रहा है तो उनको उतना भय नहीं होता है, क्योंकि उनका किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकता है। वो आएंगे और काफ़ी सिक्योरिटी में पटना में रहेंगे, बट उनको अपने मनी का इंटरेस्ट है। वो अगर हज़ारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे यहाँ, तो वो चाहेंगे नहीं कि उनका पैसा डूब जाए। उनका कहना था कि जो न्यूज़ आता है डेफल्केशन का, घोटाले का, चीटिंग का, कॉनमेन का, ये जो न्यूज़ आता है अखबारों में या मीडिया में, वो उनको ज़्यादा कंसर्निंग लगता है बनिस्बत इसके कि किसी का मर्डर हुआ, किसी के यहाँ डकैती हो गई, कोई का किडनैपिंग हो गया। वजह से उससे मेरा बिज़नेस अफेक्टेड नहीं होता है। मेरा बिज़नेस अफेक्टेड होता है इकोनॉमिक क्राइम से। एंड देन आई वॉज एन एडीजी देन। तो ये सडनली मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। जो हमारा कॉमन परसेप्शन था कि लॉ एंड ऑर्डर मीनिंग किडनैपिंग एंड मर्डर्स, ये नहीं है। चीटिंग एंड डिफल्केशन एंड घोटालाज, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये हमने नेक्स्ट डे जा कर के चीफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं उनको मैंने बताया था। इनफैक्ट आई यूज्ड अ वर्ड कि वो बिहार के लैंग्वेज में जो बराहिल होते हैं, गांव की ज़मीन का देखभाल करते हैं, सो दीज पीपल हैव कम लुकिंग फॉर अ बराहिल इन बिहार। उनको इंटरेस्ट नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। तो दिस ब्रॉट अबाउट अ डायमेंशनल एंड परसेप्शनल चेंज इन माई थिंकिंग। और यही रीज़न था कि जब मैं डीजीपी बना तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई डिड विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को मैंने क्रिएट कराया, यूनिट को हमने क्रिएट कराया और उसको बहुत पावरफुल बॉडी बना करके प्रेजेंट किया। आज भी कई केसेस वो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट ढंग से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इट वाज आर्थिक अपराध विच वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी आई मीन फिज़िकल वायलेंस जो हो रहा था। हालांकि फ़िज़िकल वायलेंस का भी इम्पोर्टेंस है, वो थोड़ा बिहार के लोगों के बीच में वो परसेप्शन क्रिएट करता है थ्रेट का, बट बाहरी लोगों के लिए जिनको इन्वेस्ट करना है उनके लिए आर्थिक अपराध ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरा अगला सवाल होगा कि आईआईटी को आप बहुत हाई स्टीम में देखते हैं, हाई प्रेस्टीज में रखते हैं, लेकिन अब बहुत जगह से ये रिपोर्ट्स आने लगी है कि उसका स्टैंडर्ड नीचे गिर गया है, बहुत हद तक गिरावट आया है। करिकुलम का भी वो स्टैंडर्ड नहीं रह गया, जो बच्चे निकल रहे हैं वो भी उतने हाई क्लास नहीं रह गए। तो आप आईआईटी के बारे में अब आपकी राय क्या है? देयर इज़ अ परसेप्शन, यस। वो क्या रहा है कि जो 90s के डेकेड में जिस तरह का एग्ज़ाम हो रहा था उससे रियल इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा था। बच्चे जो अच्छा मार्क्स ला रहे थे और ऊपर रह रहे थे वो रियली टैलेंटेड थे। अभी पूरा स्ट्रेस चला गया है स्पीड एंड एक्यूरेसी पर, एंड दिस समहाउ हैज़ इन माय ओपिनियन डाइल्यूटेड द लेवल ऑफ पीपल गेटिंग इनटू आईआईटी थोड़े एक्सटेंट तक। अगर ये वापस हम लोग 90 के डेकेड्स में आ जाएं, थोड़ा उससे अलाइन करें अपने को,
उस तरह का टेस्ट जनरेट करें तो वील डेफिनेटली गेट बेटर क्वालिटी स्टूडेंट्स। आप डीजीपी रहे, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, और अभी हमारे कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का ये फ्लॉ है कि मार्क्स ड्रिवन होता है या ग्रेड ड्रिवन होता है, और होता क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो उनको ट्रेंड करते हैं, एजुकेट नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बहुत मैकेनिकल होता है, ज़रूरत उनको एजुकेट करने का है, ना कि ट्रेन करने का? आपने वही वर्ड यूज़ किया है जिसका आंसर अभी हमने दिया आपको। वो फॉर आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक प्रॉब्लम हम मैथ्स का देते हैं और एक बच्चा उसमें फ़िज़िक्स लगा के मैथ्स सॉल्व कर लेता है। नॉर्मली लोग फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम में मैथ्स लगाते हैं, और एक बच्चा मैथ्स के प्रॉब्लम को फ़िज़िक्स से सॉल्व कर लेता है। ही डिज़र्व्स फिनोमिनल क्रेडिट, क्योंकि वो ऑपोजिट प्रोसेस से कर ले रहा है, तो उसका दिमाग शार्प है, वो चल रहा है। ये पता नहीं लगता है ना, आज का जो टेस्ट हो रहा है बबल कर दिए, आंसर ले आए कि थोड़ा गेस कर लिए, तो उससे डाइल्यूट हो जाना बहुत लाजमी है। तो बहुत अच्छा रहा, मैंने आपसे बात की और मैंने आपके किताब को पढ़ा भी है। बहुत बहुत अनुभव प्राप्त होता है आपकी पुलिसिंग, और आपने जिस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स किया बतौर डीजीपी और एज अ टीचर, जो भी आपके अनुभव रहे आपने उसको साझा किया है, हमने इसको पढ़ा भी है, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि ये किताब लोगों तक पहुंचे, लोग इसको पढ़ें, जानें। वो किताब मेरे हाथ में भी है जिसका नाम है अनबाउंडेड। तो फिलहाल TV9 डिजिटल में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।